वेदांत एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैं आज ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण टॉपिक एल नीनो और ला नीना पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा दोनों ही पैटर्न पर हम देखें तो जलवायु घटनाओं के रूप में एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डाइपोल, इनसे संबंधित जो भारतीय मानसून को प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता प्रभावित कर सकते हैं, इनसे संबंधित कहीं ना कहीं पॉइंट्स दिए गए हैं और इनका अपना बड़ा विशेष महत्व रहेगा। क्योंकि नए जुड़े हैं, अब नए जुड़े हैं, आप कई लोगों का मानना है कि साहब विश्व भूगोल हटा दिया गया, विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी गई। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी गई है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी इनडायरेक्ट वे में पूछी जा रही है। इनडायरेक्ट वे से मतलब है कि मान लीजिए उन्होंने सिलेबस में दे दिया एल नीनो, ला नीना, या उन्होंने दिया है इंडियन ओशियन डाइपोल या हिंद महासागर द्विध्रुव। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे विषय हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे बिना समझ में नहीं आ सकते। तो इनके लिए या इनको समझने के लिए हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए। अब आने वाले समय में 23 जून को हमारा पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2024 में 23 जून को पेपर होने वाला है। अब उसमें कहीं ना कहीं इस नए टॉपिक से रिलेटेड एक या दो प्रश्न, ज्यादा हेडेक लेना या हेक्टिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न ही बनेंगे, ये हमारे दिमाग में हमें बैठा लेना है। ज्यादा प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। एक या दो प्रश्न अगर बनते हैं तो एक या दो प्रश्न के जो कॉन्सेप्ट हैं, कोर कॉन्सेप्ट हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एल नीनो, ला नीना के बारे में समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करनी है। सबसे पहली चीज कि एल नीनो, ला नीना होता क्या है। कोई भी बात, कोई भी टॉपिक हमें मिल जाए, हमें उसको सबसे पहले देखना रहता है कि ये क्या है। दूसरा, ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, कि कैसी कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिन परिस्थितियों के चलते ये एल नीनो या ला नीना की दशाएं बन रही हैं या प्रभाव बन रहा है। ये कैसे काम करता है, इनका अपना एक मैकेनिज्म होगा, तो वो मैकेनिज्म क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, और जब ये काम करते हैं तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे ये प्रभावित करते हैं विश्व को, भारत को। विशेष तौर पर हम भारत की बात करेंगे, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और कृषि सीधे सीधे अगर हम कहें तो कृषि भारतीय मानसून से प्रभावित होती है। भारतीय मानसून भारत में लगभग 75% वर्षा का कारण बनता है। यह पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में होने वाली वर्षा का सबसे ज्यादा भाग कहां से प्राप्त होता है, तो भारत में होने वाली वर्षा का सर्वाधिक प्रतिशत दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा प्राप्त होता है। लगभग 75%, मतलब कि अधिकांश भाग हमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त हो रहा है। और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, आज की तारीख में कई बार हम सुनते हैं कि साहब इस बार मानसून तेज आएगा, इस बार मानसून औसत रहेगा, इस बार मानसून बहुत अच्छा रहेगा। तो ये औसत रहेगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। अब ये प्रभावित कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में कई विचारधाराएं बताई गई हैं। भारतीय मानसून के संबंध में कई विचारधारा, हालांकि भारतीय मानसून एक ऐसी टर्म है जिसको आज तक वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए। आज भी उस पर शोध कार्य जारी है। कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए, कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसे अपने विचार प्रस्तुत किए जिनसे हम भारतीय मानसून की क्रियाविधि को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं। और भारतीय मानसून किससे प्रभावित हो रहा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, उन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ पाते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है एल नीनो और ला नीना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस बार एक फैक्ट बता दूं। NOAA, NOAA,
आपसे हो सकता है पेपर में सीधे तौर पर प्रश्न ना पूछते हुए कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं जिनमें फुल फॉर्म पूछा जाए, जैसे IOD, एंड सो, नोआ, इनसे आप क्या समझते हैं, ये क्या टर्म्स हैं? तो नोआ के बारे में बता दूं, इसे कहा जाता है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये टर्म आपको याद रखना है, नोआ का फुल फॉर्म है। ये क्या करता है नोआ? ये अमेरिका बेस्ड एक संस्था है जो कि मौसम विज्ञान से संबंधित अपने आंकड़े या डेटा जारी करता है। तो नोआ ने हाल ही में कहा, पिछले साल हमने सुना था कि साहब ये गर्मी का प्रभाव है, तो गर्मी का प्रभाव एल नीनो के कारण है। तो अभी 2023 से ये 1-1.5 साल से तकरीबन हम देख रहे थे कि एल नीनो का प्रभाव चल रहा था, लेकिन हाल ही में नोआ ने एक अपनी डेटा और एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि अब एल नीनो का प्रभाव कम होकर या एल नीनो का प्रभाव खत्म होकर अब ला नीना वापस आ जाएगा। अब ला नीना वापस आने का मतलब क्या हुआ कि भारतीय मानसून कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो नोआ की हाल ही की रिपोर्ट कहती है कि अब एल नीनो का प्रभाव समाप्त होगा। इस बार आपने देखा होगा भीषण गर्मी पड़ी, न्यूज में हर बार चर्चा में बना रहा, हीट वेव हीट वेव हीट वेव, हर जगह हीट वेव का प्रभाव रहा, भयंकर भीषण गर्मी रही, हम भी इससे प्रभावित रहे। क्यों? कारण क्या था? उसके पीछे कारण था एल नीनो का प्रभाव। परंतु अब एल नीनो का प्रभाव खत्म होने जा रहा है और नोआ के अनुसार ये आने वाले महीनों में अब एल नीनो का प्रभाव, ला नीना का प्रभाव वापस आ जाएगा। तो नोआ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। IOD का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंडियन ओशियन डायपोल। डायपोल का मतलब होता है दो ध्रुव, एक इधर एक इधर, या एक इधर एक इधर। अब हमें पता है ध्रुव तो ऊपर है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, परंतु इंडियन ओशियन डायपोल क्षैतिज दिशा के रूप में देखा जाता है, जो कि हिंद महासागर में दो ध्रुवों के रूप में, एक अरब की खाड़ी का, अरब सागर की तरफ का, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ का देखा जाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है एनसो, तो एनसो का फुल फॉर्म बता दीजिएगा। एनसो का फुल फॉर्म ENSO, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो एल नीनो और ला नीना जो दो टर्म्स हैं वो एनसो की ही डॉटर टर्म्स मानी गई है। डॉटर टर्म्स मतलब ये पैतृक शब्द है। एनसो, एल नीनो दक्षिणी दोलन। अब दोलन का मतलब क्या हुआ? दोलन का मतलब हुआ एक बार इधर आना एक बार इधर आना, आना जाना लगे रहना। पेंडुलम में देखा होगा आपने, दोलन होता रहता। पेंडुलम जो घड़ियां होती हैं, दोलन घड़ियां, उनमें दोलन होता रहता, आता है जाता है आता जाता है। तो क्या आता जाता है? एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन क्या है? तो सबसे पहली बात, ये हमारे विश्व के मानचित्र में हम यहां पर देखते हैं, ये विषुवत रेखा जा रही है। विषुवत रेखा का उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और दक्षिणी भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर। यह बात हम सभी को जनरली पता रहती है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसमें एल नीनो और ला नीना जो है, इन दोनों प्रभावों का, ये दोनों टर्म्स का जो प्रभाव है वो हमारे दक्षिणी ध्रुव
या दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र में एल नीनो ला नीना का प्रभाव पड़ने के कारण ये टर्म ENSO एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, सदर्न मतलब दक्षिणी, ओसिलेशन मतलब आना जाना या दोलन होते रहना। तो किसका दोलन, अब बात आती है कि दोलन होगा किसका, तो दोलन होगा तापमान का। और किसके तापमान का, तो समुद्री सतह के तापमान। यहां ध्यान देना है, दोलन होना है, किसका दोलन होना है, समुद्री सतह के तापमान का दोलन होना है। अब हमें पता है संसार में, पूरे विश्व में हमारे पास महाद्वीप कितने हैं, ये हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, इसका ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये हो गया अटलांटिक ओशियन, अंध महासागर भी कहते हैं, अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, ये हमारा है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, यहां पर आता है आर्कटिक ओशियन, और ये आ जाता है सदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। तो 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर आज 5 महासागर हमारे पास हैं, जिसमें सबसे बड़ा महासागर जो है हमारा प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार का सबसे बड़ा महासागर है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत बताया था कि एक समय ऐसा था कि दुनिया के सभी महाद्वीप एक दूसरे के साथ आबद्ध थे और ये एक दूसरे के साथ जुड़े थे। उस विशाल भूखंड को उसने नाम दिया था पेंजिया, और वो विशाल भूखंड जो था उसके आसपास जल मौजूद था, और वो जल जो था वो था पेंथालासा। अब पेंथालासा का जो अवशिष्ट भाग है, जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग पार्ट है, प्रशांत महासागर ही है। तो प्रशांत महासागर को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्राचीनतम महासागर या जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, लगभग 16 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में आराम से फैला हुआ है। अब इतने विस्तृत क्षेत्र में अगर ये फैला है तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव विश्व के ऊपर पड़ेगा। अब विश्व के ऊपर सीधे सीधे तो नहीं, विश्व की जलवायु के ऊपर पड़ेगा। तो हमारी जो टर्म्स हैं आज की, एल नीनो ला नीना, इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि एल नीनो ला नीना है क्या। पहले हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद में हम आ जाएंगे फिर थ्योरेटिकल पार्ट पर, थ्योरी पे बात करेंगे। तो एल नीनो ला नीना क्या है साहब, तो एल नीनो ला नीना दो प्रभाव हैं। कैसे प्रभाव हैं कि ये महासागरीय जलधाराएं हैं। कौन सी जलधाराएं हैं कि महासागरीय जलधाराएं। और कौन से महासागर की जलधाराएं हैं, तो प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की दो प्रमुख जलधाराएं हैं। महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ते होंगे तो बहुत सारी जलधाराएं आती हैं, लेकिन ये अपना विशेष प्रभाव रखती हैं एल नीनो जलधारा। प्रशांत महासागर में भी कौन सी है, तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री का जो क्षेत्र है, इस 0 डिग्री के क्षेत्र को हम विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। इस 0 डिग्री के क्षेत्र से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर दो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं मौजूद हैं। इसे नाम दिया जाता है कर्क रेखा और इसे नाम दिया जाता है मकर रेखा। ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजिकल पार्ट से हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे तो एल नीनो ला नीना की टर्म्स हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये ध्यान दीजिए। अब ये जो 0 डिग्री का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसकी एक विशेषता होती है कि ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो ग्लोब में भूमध्य रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, पृथ्वी वहां पर उभरी हुई है। उभरी हुई है इन द सेंस पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर कुछ इस तरह से है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अक्ष है। और अक्ष क्या होता है
कि दो ध्रुवों को यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला देने वाली काल्पनिक रेखा हमारा अक्ष कहलाती है, पृथ्वी का अक्ष कहलाती है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव रखती है। विषुवत रेखा का जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा के क्षेत्र पर एक प्रभाव विशेष पड़ता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोल गोल घूमती रहती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती रहती है, रेगुलरली सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है। अब कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार रूप से घूमती है, गोल गोल घूमती है, तो उसके केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है। ध्यान देना, ये केंद्र है और इस केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसे हम कहेंगे अपकेंद्री बल। अब अपकेंद्री बल का प्रभाव जब हम देखते हैं तो वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अपकेंद्री बल कहां पर सर्वाधिक है? अपकेंद्री बल भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है। जब अपकेंद्री बल भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगा तो आपने देखा होगा पंखा जब चलता है तो वो गोल गोल घूमता है और उसके गोल घूमने से हवाएं चारों तरफ फैल जाती हैं। तो अपकेंद्री बल के प्रभाव से पृथ्वी ध्रुवों विषुवत रेखा क्षेत्र पर फैल गई। अब दूसरी बात आती है कि साहब ये ध्रुवों पर चपटी क्यों हो गई? किसी किताब में ये बात मेंशन नहीं रहती कि चपटी तो है, लेकिन चपटी क्यों? तो चपटी क्यों है? क्योंकि यहां से और यहां से केंद्र की ओर, दोनों ध्रुवों से केंद्र की ओर एक विशेष बल कार्य करता है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर प्रत्येक वस्तु को खींच लेने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्व की ओर सबको खींचता है। ये जी गुरुत्व। तो पृथ्वी के गुरुत्व की ओर जब सब चीजें आकर्षित होती हैं तो उनका आकर्षण कहीं ना कहीं इसी कारण खड़े हुए हैं। सभी वस्तुएं पर रखी रहती हैं। वायुमंडल हमारा जो है वो पृथ्वी से आबद्ध रहता है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जब बेटा ध्रुवों पर सर्वाधिक हुआ तो हमें यह बात क्लियर हो गई कि ये ध्रुव जो है केंद्र की ओर खींचेंगे, तो ये चपटी हो गई ध्रुवों पर। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी फैल गई और ध्रुवों पर चपटी हो गई। इतना बात हमें ध्यान रखना। अब यहां से 23.5 डिग्री का एंगल इधर और 23.5 डिग्री का एंगल इधर मैं दो रेखाएं खींच दूं तो दो रेखाएं हमें जो प्राप्त हुई, एक है उत्तर की ओर कर्क रेखा और दक्षिण की ओर है मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर वाली जो है कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण वाली जो है मकर रेखा है। ये जो 23.5 डिग्री दोनों तरफ की रेखा है, इनका क्या प्रभाव है और हमारे टॉपिक से कैसे रिलेटेड है बता रहा हूं। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड या पृथ्व्याकार है। अब सूर्य जो है वो तो अपनी जगह पर स्थिर है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा। पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। ऐसा ही चक्कर, इस चक्कर को हम घूर्णन कहते हैं। घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसी प्रकार पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती जैसे सौरमंडल के अन्य ग्रह लगाते हैं। तो वो हो जाता है पृथ्वी का परिक्रमण। क्या हो जाता है? पृथ्वी का परिक्रमण या रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन के कारण 365 दिन हमारे घूमते फिरते रहते हैं, साल बदलते हैं, ऋतु परिवर्तित होता है। ठीक है, उपसौर अपसौर की स्थितियां बनती हैं। अब सूर्य की किरणें जो हैं साल भर इस विषुवत रेखा पर, यहां ध्यान दीजिएगा, सूर्य की किरणें, सनरेज आर परपेंडिकुलर on equator throughout the year. The sun rays are perpendicular on the equator throughout the year. मतलब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या विषुवत रेखीय क्षेत्र में साल भर लंबवत पड़ती हैं और साल भर जब लंबवत पड़ेंगी तो सीधी सी बात है इंसोलेशन का प्रभाव होगा और इंसोलेशन के प्रभाव से इस क्षेत्र का ताप अधिक होगा। किस क्षेत्र का? विषुवत रेखा का। ठीक है, अब इस क्षेत्र का ताप अधिक हुआ इंसोलेशन के प्रभाव से। इंसोलेशन मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सौरिक विकिरण।
जिससे जो पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी उससे ऊष्मा ग्रहण करती है, उस ऊष्मा को पृथ्वी वापस छोड़ती है पार्थिव विकिरण के रूप में, और यह पार्थिव विकिरण हमारा वायुमंडल इसको अवशोषित करता है, सोख लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान औसतन बना रहता है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र की विशेषता यह हो गई कि यहां पर सूर्य की किरणें साल भर लंबवत होंगी, और जब साल भर लंबवत होंगी तो क्या होगा, यहां पर ताप का प्रभाव मिलता रहेगा, यह क्षेत्र गर्म बना रहेगा। पहली बात हो गई। यहां दूसरा, ताप मिलेगा, गर्म बना रहेगा, तो यहां से संवहनीय धाराएं उठेंगी। अब मैं यहां दूसरी चीज क्लियर करता हूं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पृथ्वी गर्म नहीं हो रही है। हमें जो ताप फील हो रहा है, ये जो ताप हम देखते हैं, ये ताप हमारी पृथ्वी का ताप नहीं है, यह सूर्य का डायरेक्ट हमें ताप नहीं, हमारे वायुमंडल का प्रभाव है। तो वायुमंडल गर्म होगा और वायुमंडल ठंडा होगा। तो वायुमंडल गर्म होता है और ठंडा होता है 3 विधियों के माध्यम से। चालन मींस कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, और विकिरण, रेडिएशन। और चौथी टर्म यूज की जाती है अभिवहन, अभिवहन या एडवेक्शन। चालन, संवहन, रेडिएशन, एडवेक्शन। अब ये बात बाद में हम समझेंगे कि ये होता क्या है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इन विधियों से होता है। इसमें हमारे काम का संवहन है। संवहनीय धाराएं मतलब अगर किसी क्षेत्र का ताप बढ़ा दिया जाए तो वहां से वहां उपस्थित जो वायु है, वो वायु गर्म होकर हल्की होगी और हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। ये संवहन होता है। वायु का गर्म होकर ऊपर उठना संवहन कहलाता है। अब यहां विषुवत रेखीय क्षेत्रों में संवहन की प्रक्रिया तीव्र होगी, क्योंकि यहां पर तापमान अधिक मिल रहा है, साल भर एक जैसा तापमान रिसीव हो रहा है, तो यहां पर संवहन कंटिन्यूटी में होता रहता है। संवहनी धाराएं उठती रहती हैं, बादल बनते रहते हैं, संवहन होगा, संवहन होकर जलवाष्प ऊपर जाएगी, बादलों तक पहुंचेगी, रुद्धोष्म प्रक्रिया के माध्यम से बादल बनेंगे मतलब तापमान कम होगा तब बादल बनेंगे। वाष्पीकरण हुआ, संवहन हुआ, ऊपर जाकर संघनन हुआ, संघनन की प्रक्रिया से बादल बने, और बादल बनने के बाद में वर्षण हुआ। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर साल भर इन क्षेत्रों में, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में साल भर छुटपुर वर्षा होती रहती है, और 4 बजे और 4:30 बजे के आसपास तो रोज संवहनी वर्षा होती ही है। अब सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थित है, परंतु पृथ्वी परिक्रमण करते करते अपने सूर्य के चारों ओर घूमते घूमते एक बार सूर्य लंबवत होता है। 23 जून आपकी एमपीपीएससी की डेट याद रह जाती है। 21 जून को सूर्य लंबवत होता है कहां पर, कर्क रेखा पर। उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद हमारा पेपर है, ध्यान रखना, गर्मी बहुत रहेगी। तो 21 जून को सूर्य लंबवत कहां पर होगा, कर्क रेखा पर। और ठीक विपरीत जब पृथ्वी पूरा चक्कर लगाकर वापस जाएगी तो 21 एवं 22 दिसंबर, मैं 2 डेट इसलिए लिख रहा हूं, आप किताब में पढ़ते होंगे 22 दिसंबर, लेकिन 21 दिसंबर एवं 22 दिसंबर दोनों में से कोई भी डेट हो सकती है। इन तिथियों पर सूर्य लंबवत होता है मकर रेखा। अब आप देखें, हम एल नीनो का प्रभाव कहां देख रहे थे, इस क्षेत्र में। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन। दक्षिणी क्यों था, विषुवत रेखा के दक्षिण में है, यह विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी दोलन। अभी मैंने बताया सूर्य मकर रेखा पर कब लंबवत होता है कि साहब 22 दिसंबर को। जब यह 22 दिसंबर को लंबवत होगा तो गर्मी का प्रभाव किधर रहेगा, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र में। 21 जून को जब यह लंबवत रहेगा तो कहां पर प्रभाव होगा, उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में। अभी हमारे क्षेत्र में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होने वाला है। हमारे यहां देखिए गर्मी का प्रभाव कितना है, पसीना छूट रहा है, पसीना खत्म ही नहीं हो रहा है, एसी चला लो, कुछ भी कर लो।
22 दिसंबर आते आते पृथ्वी हमारे यहां पर ठंड आ जाएगी और यहां पर गर्मी पहुंच जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमते रहने की, इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं और इससे ही वायुदाब पेटियां, अब अगली टर्म पे आ रहा हूं मैं, इसी से वायुदाब पेटियां ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती हैं। वायुदाब पेटियों का ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहना क्या है, यह भारतीय मानसून इससे कैसे संबंधित है और एल नीनो ला नीना का संबंध इससे कैसे है, इस पर बात करते हैं। आशा करता हूं आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए, वायुदाब पेटियां क्या है, पहली बात तो वायुदाब क्या होता है। वायु दाब, किताबी डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो समझ में ही नहीं आता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुदाब क्या होता है, संक्षेप में समझा देता हूं। ये पृथ्वी है, पृथ्वी की कोई सतह है, इसके ऊपर ये वायुमंडल है। वायुमंडल ऊपर से नीचे की ओर दाब लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, अभी मैंने बताया, तो गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज को अपनी ओर खींचेगा। तो वायु ऊपर से नीचे की ओर दाब लगाएगी, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो जब वायु ऊपर से नीचे की ओर दाब लगाएगी और यहां पर आप खड़े हुए हैं, तो वो दाब किसे, आपको यहां पर इस तरह फील होगा। ये आप खड़े हुए हैं, आपको यहां पर वायु दाब फील होगा, तो वायु दाब फील हुआ। अब ये वायु दाब सब जगह एक जैसा नहीं होता है, इसी को हम वायु दाब कह रहे हैं, परंतु ये वायु दाब सभी जगह पर एक जैसा नहीं होता है। पृथ्वी के हर जगह पर अगर आप देखें पूरे पृथ्वी पर, तो हर जगह एक जैसा नहीं है। क्यों, क्योंकि वायु दाब पेटियां जो हैं, ये दो तरह की होती है। एक होती है थर्मली इंड्यूस्ड, अर्थात ताप जनित वायुदाब पेटी, और दूसरी होती है गतिज या डायनामिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। ताप जनित मतलब जिस पर ताप का प्रभाव पड़े, और गति जनित मतलब जिस पर गति का प्रभाव। तो पृथ्वी पर ये ताप जनित और दाब जनित वायुदाब पेटियां कहां कहां है, देखिए। विषुवत रेखीय क्षेत्र में चूंकि साल भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, अर्थात यहां पर जो होगा निम्न दाब का क्षेत्र होगा। आपके साहब आपने ये तो बता दिया वायुदाब पेटियां, वायुदाब बता दिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया निम्न दाब क्या होता है। तो इसका एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। दो टर्म है, निम्न दाब, उच्च दाब। पहले दिमाग में इन दोनों को बिठा लीजिए, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। और इनसे रिलेटेड दो टर्म और याद रखिए। जहां पर निम्न दाब है 100%, वहां उच्च ताप होगा, हाई टेम्परेचर। और जहां उच्च दाब है वहां क्या हो जाएगा, अब आप ही जवाब दे सकते हैं। निम्न दाब, लो टेम्परेचर। कैसे काम करते हैं, निम्न दाब, उच्च ताप, उच्च दाब, निम्न ताप। मतलब जब निम्न दाब है तो हम पढ़ रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं आपसे कि भाई वहां पर उच्च ताप होगा, और जहां उच्च दाब है वहां निम्न ताप होगा। क्यों होगा, देखिए। मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ी, यहां ताप अधिक हो गया, ताप अधिक।
जब ताप अधिक हो गया तब क्या होगा बच्चे, यहां की जो वायु है वो वायु हो जाएगी गर्म, लाल कलर गर्म से बता रहा हूं मैं, वायु हो जाएगी गर्म, और गर्म होकर कहां जाएगी, वायुमंडल में ऊपर उठ जाएगी। क्यों उठ जाएगी, हर कुछ कि ताप बढ़ गया तो ताप बढ़ गया तो वायु ऊपर उठ गई, क्यों उठ गई, उठने के पीछे कारण यह है कि हम विज्ञान के फैक्ट में पढ़ते हैं कि वायु के अंदर एक उसकी विशेषता होती है कि वायु ताप बढ़ाने पर उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, उनके बीच का अंतर आणविक बल कम होने लगता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो उसके मॉलिक्यूल्स में लग रहा था वो कम हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल्स दूर जाने लगते हैं, और मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं तो वो हवा जो थी सघनता से विरलता की ओर जाती है, वो डेंस ना रहकर विरल हो जाती है। जब विरल हो जाती है तो हल्की हो जाती है, और हल्की चीज ऊपर उठ जाती है। ये वायु ऊपर पहुंच गई, जब वायु ऊपर पहुंच गई तो स्वाभाविक सी बात है नीचे खड़े हुए व्यक्ति को दाब कम फील हुआ। तो निम्न दाब की स्थिति कब बन गई कि साहब जब उच्च ताप हो गया। समझ में आ गई होगी बात कि जब तापमान कहीं पर बढ़ गया तो वहां पर वायु जो थी धरातल से ऊपर चली गई। अब यहां दो चीजें ध्यान दीजिएगा, मैं पवन नहीं बोल रहा हूं, वायु बोल रहा हूं। वायु एयर क्या है, धरातल से वर्टिकल फॉर्म में ऊपर जाने वाली जो धारा है उस वायु धारा को वायु कहा जाता है, एयर बोला जाता है, जो धरातल से ऊपर नीचे होती रहती है वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर लंबवत रूप में। और जो धरातल पर चलती है क्षैतिज रूप में वो पवन है, विंड है। तो पवन में और वायु में एक छोटा सा ही अंतर है, हमें ध्यान रखना है, दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रखना है। नहीं आता आप बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। तो निम्न दाब की स्थिति समझ में आ गई कि साहब जहां पर उच्च ताप हुआ, ताप बढ़ गया तो निम्न दाब होगा। अब आप दिमाग में क्वेश्चन बनाइए कि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो भारत में क्या होगा, उच्च दाब के निम्न दाब। स्वाभाविक सी बात है निम्न दाब होगा, क्यों, ताप बढ़ा हुआ है ना, ताप बढ़ा है तो दाब निम्न हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जैसे नर और नारी एक दूसरे से अपोजिट होते हैं वैसे ही ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों एक जैसे नहीं है। उच्च दाब, अब उच्च दाब की स्थिति क्या है, ब्लू कलर से बता रहा हूं। उच्च दाब बराबर निम्न ताप। क्यों भैया निम्न ताप, क्योंकि अगर धरातल पर तापमान कम हुआ और वायु का तापमान भी कम हो गया तो इसके विपरीत कंडीशन बनेगी। जो यहां पर कंडीशन बनी थी इसके विपरीत कंडीशन बनेगी कि जो वायु गर्म होकर हल्की हुई थी वो वायु ठंडी होकर वापस सघन होगी, सघन होगी तो भारी होगी, और भारी होगी तो नीचे उतरेगी बेटे। जब वो नीचे उतरेगी तो खड़े हुए व्यक्ति को दाब अधिक फील होगा। तो यहां क्या बन गई कंडीशन, उच्च दाब कब होगा, जब निम्न ताप की स्थिति बनेगी। अब यहां ध्यान दीजिए, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो क्या होना चाहिए, निम्न दाब समझ में आया। और यहां पर बस, तो विषुवत रेखा की जो पेटी आएगी, 0 डिग्री की विषुवत रेखीय पेटी होगी, वो पेटी कौन सी हो गई, निम्न दाब की पेटी। और ध्रुवियों की जो दोनों पेटियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, उच्च दाब की पेटी। तो 3 तो हो गई हमारी ताप जनित पेटियां, इन पर ताप का प्रभाव पड़ा। लेकिन बाकी की 4 पेटियां जो रहेंगी
वो कैसी रहेंगी? वो रहेंगी आपकी दाब जनित, सॉरी गति जनित, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन हो रहा है। घूर्णन करने के साथ साथ पृथ्वी अपने वायु को ऊपर उठाती है, नीचे धकेलती है, इसके कारण पेटियों पर प्रभाव पड़ता है, पेटियां बनती हैं। तो बाकी 4 पेटियां जो रहेंगी वो चारों पेटियां कौन सी हो जाएंगी? गति जनितता। अब यहां देखिए, विषुवत रेखीय, इसे कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। एल नीनो ला नीना जो है इस महासागर या प्रशांत महासागर के इस पूर्वी भाग, ये पूर्व है और यहां पर इसका पश्चिम है। ग्लोब को अगर आप देख रहे हो तो ग्लोब में ये पूर्व है और ये पश्चिम है, लेकिन प्रशांत महासागर का ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है और प्रशांत महासागर क्षेत्र का पूर्वी भाग है। तो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एल नीनो ला नीना की कंडीशन बन रही है। अब एक नई टर्म आ गई दिमाग में, उष्ण कटिबंध क्या है तो वो भी समझ लीजिए। ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर विषुवत रेखीय क्षेत्र और 23.5 डिग्री के कर्क रेखीय और मकर रेखीय क्षेत्र जो है, इन तीनों के बीच का जो क्षेत्र है, यानी कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र कहलाता है बेटा उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। इसके पूरे जोन को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्यों? क्योंकि यहां पर अधिकांशतः गर्म प्रभाव रहता है, गर्मी का प्रभाव रहता है। गर्मी का प्रभाव रहने के कारण इस क्षेत्र को, इस बेल्ट को कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट या ट्रॉपिकल जोन बेल्ट कहते हैं। इसके उत्तर में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक दोनों तरफ, 23.5 डिग्री के उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री के दक्षिण में, यानी कि कर्क रेखा के उत्तर में 30-35 डिग्री तक और मकर रेखा के दक्षिण में 30-35 डिग्री तक हाई प्रेशर बेल्ट है। कौन सी बेल्ट है? हाई प्रेशर बेल्ट, जिसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ऊपर जाएंगे तो ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएंगे। अब हमारे सामने ये चीज क्लियर हो गई। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब पवनों का रोल आता है। पवने क्या है कि साहब, धरातल पर क्षैतिज रूप से गति करती हुई वायु को हम पवन कहते हैं। पवन की डेफिनेशन क्या है? प्रीलिम्स मेंस में 3 नंबर में 2 नंबर में अब पूछ लिया जाए, पवन किसे कहते हैं? तो धरातल पर क्षैतिज रूप से गति करती हुई वायु पवन कहलाती है, जो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। ये ध्यान देना है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हमेशा पवन गति करेगी। पवन कहां से कहां चलेगी? पहली बात तो पवन चलेगी क्षैतिज रूप से, और कहां से कहां? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज रूप से गति करती हुई वायु पवन कहला रही है। पहली बात हमारी दिमाग में क्लियर हो गई। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो बेल्ट है ये 30-35 डिग्री की बेल्ट है। ये जो बेल्ट आ रही है 30-35 डिग्री की बेल्ट है। 30-35 डिग्री की बेल्ट से व्यापारिक पवने विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर गति करती हैं। अब यहां हम थोड़ा सा भारतीय मानसून को समझेंगे।
30-35 डिग्री उच्च वायुदाब की पेटी से या 30-35 डिग्री उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से धरातलीय पवनें 0 डिग्री विषुवत रेखीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर निम्न वायुदाब पेटी की ओर गति करती हैं क्षैतिज रूप से। क्षैतिज रूप से मतलब धरातल पर चल रही। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। कैसी रहती है? ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कैसे चल रही हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में चल रही हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व क्या है? ये उत्तर, ये दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कैसे चल रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जा रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स जो हैं साल भर एक ही दिशा में गति करती हैं। कैसी गति करती हैं? कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पूर्वा पवनें या ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। यही व्यापारिक पवनें जो होती हैं भारतीय मानसून के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि भारतीय मानसून जो आता है इन्हीं व्यापारिक पवनों के कारण आता है। कैसे आता है? अब आप समझिए, यहां कुछ और नई टर्म्स आएंगी। यह विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, अब मैं यहीं तक बना रहा हूं, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर, विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर, यहां आप दिखा देता हूं मैं, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण की एक निम्न वायुदाब की पेटी होती है जिसे कहा जाता है ITCZ। इंटर, यह भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। What is the full form of ITCZ? ITCZ is Intertropical Convergence Zone. ITCZ is Intertropical Convergence Zone. हिंदी में कहें तो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक का क्षेत्र क्या है? ITCZ का क्षेत्र है। यह ITCZ कोई स्थायी पेटी नहीं है। इसलिए स्थायी नहीं है क्योंकि ये जहां पर वायुदाब, जहां पर वायुमंडलीय ताप बढ़ जाएगा वहां पर ये खिसक जाएगी। कैसे? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। बोलिए हां, कहो हां, कर दिया हां। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो यहां पर हमारे यहां पर गर्मी का प्रभाव रहेगा। तो ITCZ की बेल्ट यहां से यहां 22 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक खिसकी हुई रहेगी। ध्यान दीजिएगा, 22 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ITCZ गर्मी के दिनों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है जून में, यह खिसक कर इधर आ जाता है। और ठीक विपरीत जब 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य लंबवत होगा मकर रेखा पर, तो यह ITCZ कहां पहुंच जाएगा साहब? ये ITCZ नीचे खिसक जाएगा। तो ये, और यहां तो परमानेंट बना ही रहेगा। क्यों परमानेंट बनेगा? क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें साल भर, अभी मैंने बताया था, द सन रेज आर परपेंडिकुलर ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर साल भर लंबवत होती हैं। तो साल भर लंबवत होंगी तो यहां तो ITCZ बना ही रहेगा। एक बार 21 जून पर को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो ITCZ ऊपर खिसक गया 22-25 डिग्री अक्षांशों पर, और एक बार 22 डिग्री अक्षांशों पर, 22 से 25 डिग्री अक्षांशों पर नीचे खिसक गया मकर रेखा की ओर। तो ITCZ की बेल्ट जो है शिफ्ट होती रहती है, यह ध्यान दीजिएगा। अब भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है, हम विषुवत रेखा से लगभग 876 किलोमीटर ऊपर स्थित हैं, यानी कि उत्तर की ओर स्थित हैं। इसलिए हमारी स्थिति हो गई, हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं।
और कर्क रेखा हमारे देश के बीचों बीच से होकर गुजर जाती है। वो कोडिंग करते होंगे आप, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है, वो आप करते रहिए। तो कर्क रेखा यहां से गुजर रही है। अब हमारे दक्षिणी क्षेत्र पर तो प्रभाव किसका है? विषुवत रेखा की जलवायु का, विषुवत रेखीय जलवायु का। और कर्क रेखा आधे से ज्यादा भाग को कवर कर रही है, तो इसके उत्तर वाला भाग हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध में। भारत का नॉर्दर्न एरिया जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में चला जाता है, और रेस्ट ऑफ इंडिया जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा कहां हो गया? ये हो गया शीत उष्ण कटिबंध में। तो हमारे इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव देखा जाएगा। अब क्या हो रहा है भारत में? मानसून कैसे आ रहा है? तो देखिए साहब, जब जून के महीने में यहां पर मई हमारा पीक गर्मी होता है, और जून की गर्मी जून तक गर्मी रहती है, अप्रैल मई जून तक बहुत भीषण गर्मी का दौर हमारे यहां पर रहता है। तो इन दिनों में क्या होता है, यहां थार का मरुस्थल जो है और ये जो तिब्बत का पठार है, ये गर्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, उत्तरायण में होता है। और ये भाग जब गर्म हो जाता है तो यहां बन जाएगा लो प्रेशर का जोन, निम्न दाब का क्षेत्र। मैं बड़ी सिंपल भाषा में, साधारण टर्म्स में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी तरह से किताबी लैंग्वेज का या किसी भी तरह से कोई ऐसा टिपिकल फॉर्म में नहीं समझा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत आए। यहां निम्न दाब का क्षेत्र बना, कहां? ये वाले क्षेत्र में निम्न दाब बन गया। और हिंद महासागर के इस क्षेत्र में, विशेष तौर पर मेडागास्कर वाला ये क्षेत्र, यहां होता है हाई प्रेशर। अब ये ध्यान देना कि हम जो एल नीनो ला नीना पढ़ रहे हैं वो किसके रिलेशन में पढ़ रहे हैं? इंडियन मानसून के रिलेशन में, क्योंकि उसका प्रभाव सीधे सीधे इंडियन मानसून पर पड़ता है। ये बात 100% सत्य नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर 100% श्योर नहीं है कि क्या एल नीनो के प्रभाव से भारतीय मानसून प्रत्यक्षता प्रभावित हो रहा है या ला नीना के प्रभाव से भारतीय मानसून बढ़ जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे अन्य कारण भी हैं, लेकिन चूंकि ये प्रभावित कर सकते हैं इसलिए। तो यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है। अब समझिएगा, जब यहां हाई प्रेशर होगा और पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, तो पवनों का सर्कुलेशन हाई से लो चला जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कह रहे होंगे हां सर चला जाएगा। जाएगा ही, जाना ही चाहिए। पवन है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, बिल्कुल सही है। अब लेकिन यहां पर एक बात हमारे दिमाग में ये रखनी है कि ये 0 डिग्री का जो क्षेत्र है और ये जो 30-35 डिग्री अक्षांश है, यहां से व्यापारिक पवनें इस तरह से आ रही थी और यहां से व्यापारिक पवनें इस तरह से जा रही थी। तो जब ये पवनें ऐसे ऐसे जा रही थी, यहां से इधर जा रही थी, तो इधर जाकर तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट से टकरा जाएंगी साहब के ना। तो स्वाभाविक सी बात है, टकराती है, वर्षा कराती है। क्यों? क्योंकि ये जलराशि से होती हुई जा रही हैं। जलराशि से होती हुई जब भी कोई पवन जाती है और पवन यदि उष्ण है, तो वो उस जलराशि से घर्षण करती हुई, ऊपरी सतह से घर्षण करती हुई उस जलराशि को वाष्पीकृत करके अपने अंदर वायु को समाहित कर लेती है। तो वो वायु, वो जो पवन है, उस पवन में और उस वायु में आर्द्रता आ जाती है, तो वो नम वायु हो जाती है। और नम वायु जब भी स्थलीय भाग तक पहुंचती है तो वहां पर वो वर्षा कराने में सक्षम होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो समुद्र से स्थल की ओर जाती हुई पवनें, तो लेकिन इस रूट पे तो भारत आ नहीं रहा है। लेकिन यहां पर हमें एक नियम याद रखना है, फेरल्स लॉ या फेरल का नियम। फेरल ने एक नियम दिया था कि कोई भी पवन जब विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो अपनी मूल दिशा से वो सीधे हाथ की ओर मुड़ जाती है। और कोई पवन जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, तो अपनी मूल दिशा से वह बाईं ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा। तो ये पवन जब यहां पहुंची, तो यहां तो कोई बैरिकेड लगा नहीं है कि साहब चुंगी नाका है और आपको यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जाने देंगे। पवन जाएगी सीधी।
जाएगी तो विषुवत रेखा को पार करेगी और कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये पवन कैसे मुड़ जाएगी, इस तरह से अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी, राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी। जब ये राइट हैंड साइड मुड़ जाएगी तो अरब सागर से नमी और ग्रहण करेगी और नमी और ग्रहण करके ये पहुंचेगी भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर, इस जगह पर, और ये नम वायु दक्षिण पश्चिम भाग से पहुंचकर हमारे यहां पर वर्षा करा देगी। इट इज कॉल्ड साउथ वेस्टर्न मानसून या दक्षिणी पश्चिम मानसून इसे कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो किसके प्रभाव से? ये व्यापारिक पवनें थीं, पूर्वा पवनें थीं, लेकिन विषुवत रेखा को पार कर ये पछुआ पवनों की भांति अपना व्यवहार करने लगी और पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चलने लगी। पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं और ये डायरेक्शन हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो पछुआ पवनों की तरफ व्यवहार करने लगी, और व्यवहार क्यों कर रही है? क्योंकि फेरल का नियम यहां पर लग गया और ये पूर्वा पवनें विषुवत रेखा को पार कर अपने दाईं ओर मुड़ गई और अरब सागर से नमी लेकर भारत में मानसून करा दिया। अब हमें यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि भारत में मानसून के लिए इस क्षेत्र में निम्न दाब का बनना जरूरी है, आवश्यक है। और निम्न दाब कब बनेगा? जब उच्च ताप होगा और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। हर साल होता है, वो होना ही है, वो शाश्वत प्रक्रिया है ना। तो ये तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस क्षेत्र में वायुदाब उच्च होना चाहिए। अगर इस क्षेत्र का वायुदाब कहीं से उच्च नहीं हुआ या डिस्टर्ब हो गया तो बच्चे ये क्षेत्र से हवाएं प्रॉपर वे में इधर नहीं पहुंच पाएंगी। जब ये इस क्षेत्र से इधर नहीं पहुंच पाएंगी या कमजोर हो जाएंगी तो कौन प्रभावित होगा? भारतीय मानसून प्रभावित हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो बस अब एल नीनो ला नीना का प्रभाव यही है। अब आ जाते हैं एल नीनो ला नीना पर। देखिए एल नीनो ला नीना क्या है। सामान्य पहले परिस्थिति की बात करें तो सामान्य परिस्थिति में क्या हो रहा है? व्यापारिक पवनें इस तरह से चल रही हैं। यह विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यह व्यापारिक पवनें और यहां से आने वाली यह व्यापारिक पवनें। ये दोनों व्यापारिक पवनें दोनों दिशाओं से सामान्य परिस्थितियों में इस प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र के जल को धकेलती हुई विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलधारा के रूप में, गर्म जलधारा के रूप में इधर ले जाती हैं पश्चिम की ओर। मतलब ये जल कहां जाएगा? इधर आ जाएगा और ये यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा। जब ये यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा, इस जगह पर आकर, इस जगह मतलब ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र और एशिया का पूर्वी क्षेत्र या प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र, तो जब यहां जल आकर गर्म जल इकट्ठा होगा तो यहां स्वाभाविक सी बात है, यहां क्या बनेगा बेटा? यहां बन जाएगी लो प्रेशर की कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहां गर्म जल आया है तो हाई टेम्परेचर हो गया और यहां लो प्रेशर की कंडीशन हो गई। संवेदी धाराएं ऊपर उठेंगी, क्षोभ मंडल तक पहुंचेंगी। क्षोभ मंडल में संवेदी धाराएं ऊपर पहुंचती हैं। धरातल से ऊपर जाने पर तापमान धीरे धीरे कम होता है, जिसे हम नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कहते हैं। सामान्य ताप हास दर प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो क्षोभ मंडल तक 10 से 12-15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ये हवा कमजोर हो जाएगी, ठंडी होने लगेगी। ठंडी होगी तो ये उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएगी और ये अपने दाएं बाएं मुड़ने का प्रयास करेगी। जब ये दाएं बाएं मुड़ेगी तो ये इस तरह चलेगी और ये वापस इधर आएगी और यहां आकर ये पुनः नीचे उतरेगी। हाई प्रेशर बन जाएगा क्योंकि ठंडी वायु नीचे उतरती है, उसे नीचे उतर गई तो यहां हाई प्रेशर का निर्माण हुआ और ये वापस से इस तरह से पवनों के माध्यम से चलेगी। तो ये एक सेल बन गया और इस सेल को नाम दिया वाकर सेल या वाकर सर्कुलेशन। तो अब यहां पर एक चीज और दिमाग में आती है कि एल नीनो और ला नीना प्रभाव क्या है? क्या महासागरीय प्रभाव है? प्रश्न देखिएगा, पीएससी प्रश्न कैसे बना सकता है। एल नीनो ला नीना या
एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, एनसो कैसे प्रभाव है? जलवायविक प्रभाव, महासागरीय प्रभाव, जलवायविक व महासागरीय दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? दिमाग लगाइए भाई। हवा का भी है तो जलवायु का भी प्रभाव है, और महासागरीय धाराएं हैं तो दोनों का प्रभाव हो गया। तो एल नीनो, ला नीना दोनों जो जलधाराएं हैं ये जलवायविक और महासागरीय दोनों प्रकार के प्रभाव परिलक्षित करते रहते हैं। ये दोनों तरह के प्रभाव हैं। तो अब ये सामान्य परिस्थिति में तो वॉकर सेल ने इस तरह से सामान्य सर्कुलेशन कराया। ये तापमान यहां पहुंचा, यहां उसने यहां लो प्रेशर बना, यहां से संवहनी धाराएं ऊपर उठी, बादल बने और इस क्षेत्र में सामान्य वर्षा हो गई। तो ये सामान्य परिस्थिति में ये सामान्य वर्षा हो जाती है। इतना हमें दिमाग में रखना है। अब साहब 2 से 7 वर्षों में, कई जगह कहते हैं कि 10 से 15 वर्षों में, कई जगह कहते हैं 9 से 12 वर्षों में, आज तक कोई क्लियर नहीं बता पाया है कि एल नीनो, ला नीना की कंडीशन वास्तव में होती क्या है और कैसे बन सकती हैं। इसके पीछे आज भी शोध जारी है। 2 से 7 वर्ष, या चलिए मान लिया हमने कि 11-12 वर्षों के बीच में एल नीनो की कंडीशन बनती है, और एल नीनो ला नीना से ज्यादा आता है। ये ध्यान रखिए। एल नीनो की कंडीशन में क्या हुआ, ये यहां का जो तापमान ज्यादा था, ये यहां का जो जल था, ये जल अभी जा रहा था इधर पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा था। अब व्यापारिक पवनें पड़ गई कमजोर एल नीनो के प्रभाव में। एल नीनो क्या है? एल नीनो की कंडीशन जब बनी तो वो कंडीशन बनी इसलिए क्योंकि जो वॉकर सेल बन गई थी, जो प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पूर्वी क्षेत्रों में निम्न दाब का क्षेत्र बना रही थी। अब उन्होंने क्या करा, वहां हाई टेम्परेचर ना बनाते हुए व्यापारिक पवनें पड़ गई कमजोर, और वो व्यापारिक पवनें इस जल को वापस किधर लाने लगी? उधर ले जाने की जगह एक करंट, इक्वेटोरियल करंट के रूप में, काउंटर इक्वेटोरियल करंट के रूप में, या प्रति विषुवत रेखीय धारा के रूप में वापस इस तरफ लाने लगी। जब ये वापस इस तरफ आई तो वो बेटा जल जो है वो क्या होगा? वो गर्म जल यहां इकट्ठा होगा, गर्म जल यहां इकट्ठा होगा। अब गर्म जल यहां इकट्ठा हो गया तो तापमान कहां का बढ़ेगा? यहां का। लो प्रेशर कहां बनेगा? यहां बनेगा। बादल कहां बनेंगे? यहां बनेंगे। और वर्षा प्रॉपर कहां हो जाएगी? प्रॉपर नहीं, प्रॉपर से ज्यादा, औसत से ज्यादा वर्षा कहां हो जाएगी? इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में चूंकि वर्षा औसत से ज्यादा हो गई, ये किसका प्रभाव रहा? एल नीनो का प्रभाव। किसका प्रभाव रहा? एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो की परिस्थिति में क्या हुआ, या एल नीनो की प्रभाव में क्या हुआ कि जो सामान्य परिस्थितियों में व्यापारिक पवनें चल रही थी, वही व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ गईं, और वो व्यापारिक पवनें कमजोर पड़कर इस पूर्वी, ये प्रशांत महासागरीय विषुवत रेखीय क्षेत्र के जल को पश्चिम से पूर्व की ओर धकेलने लगी, जिससे जल पश्चिम से पूर्व की ओर आया, और पूर्व की ओर आकर यहां पर पेरू और चिली वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहां के जल यहां के तटों से टकराया, और यहां के तटों से टकराकर यहां तापमान बढ़ाया, और यहां तापमान बढ़ा तो यहां औसत से ज्यादा बारिश हो गई। जब यहां औसत से ज्यादा बारिश हो गई तो स्वाभाविक सी बात है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है हमारे, इनमें वर्षा कम होगी। जब वर्षा कम होगी तो सूखा पड़ने की संभावना बन जाएगी। यही एल नीनो का प्रभाव है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। सामान्य परिस्थिति पहले दिमाग में होना चाहिए, वॉकर सेल प्रॉपर बने। वॉकर सेल कैसे बनेगी? यहां पर तापमान बढ़ा, लो प्रेशर बना, वायु ऊपर उठी, अपने दाएं बाएं मुड़ी, चली, 30-35 डिग्री पे नीचे उतरी, वापस से ये इधर चली। ये प्रॉपर वॉकर सेल है। ये जब व्यापारिक पवनें मजबूत हैं तब बन रही है। लेकिन यहां पर एल नीनो का प्रभाव अगर आ गया तो व्यापारिक पवनें पड़ गई कमजोर, वॉकर सेल विपरीत हो गई, वॉकर सेल प्रॉपर काम नहीं कर रही है। वॉकर सेल को इससे अपोजिट कर दो। अपोजिट कर दो मतलब यहां
लो प्रेशर कर दो, यहां से ऊपर उठेंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अच्छा, अब एक बात और सोचिए, हमने कहा था कि यहां हाई प्रेशर अगर प्रॉपर है और यहां लो प्रेशर बना हुआ है तो पवनें यहां से यहां आकर्षित होंगी। अब यहां कई संधियां, जल संधियां हैं, मलक्का, मकस्सर, सुंडा, ऐसी कई जल संधियां हैं जिनसे ये प्रशांत महासागरीय जल प्रवेश करता हुआ हिंद महासागर में आता है। अब मुझे एक बात दिमाग लगा के बताइए कि अगर ये गर्म जल यहां इस क्षेत्र में आया तो क्या कर देगा? इस क्षेत्र में प्रॉपर हाई प्रेशर बने रहने देगा क्या? नहीं बने रह देगा। यहाँ के हाई प्रेशर को प्रभावित करेगा, जिससे मानसून प्रभावित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुई परिस्थितियां हिंद महासागरीय क्षेत्र के जल के वायुदाब को प्रभावित करती रहती हैं। तो एक हो गई सामान्य कंडीशन, जिसे हम तटस्थ कह देते हैं, न्यूट्रल कंडीशन, एनसो की न्यूट्रल कंडीशन हो गई। दूसरी हो गई एल नीनो की कंडीशन। जो एल नीनो की कंडीशन है, एल नीनो की कंडीशन क्या है? प्रशांत महासागरीय मध्य व पूर्वी क्षेत्र का जल का अप्रत्याशित रूप से गर्म हो जाना। अच्छा, जल गर्म हो जाएगा तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सामान्य तौर पर क्या होता है, यहां से आती है एक ठंडी जलधारा जिसे कहते हैं पेरू की जलधारा। ये ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी है? क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के साथ साथ ऐसे चलती रहती है। जब ये जलधारा ऐसे चलती रहती है तो यहां से ये इधर की ओर मुड़ जाती है, जिसे पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा कहते हैं। अब ये पानी चूंकि ठंडा है तो यहां के जो ताप बढ़ रहा है, 22 दिसंबर में सूर्य यहां पर मकर रेखा पर लंबवत होगा, तो जब ये लंबवत होगा तो यहां गर्म बनाएगा, और जब गर्म करेगा तो ये जो ठंडी जलधारा आ रही है इस पानी को नॉर्मल कर देगी, जिससे कुनकुना, एक अपन कहते हैं कि हमें नहाने में कौन सा पानी अच्छा लगता है कि साहब कुनकुना अच्छा लगता है, ना बहुत ठंडा हो ना बहुत गर्म हो। तो यहाँ के जो जलीय जीव हैं उनके लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति बन जाती है, अनुकूल स्थितियां रहती हैं, जिससे कि यहाँ जलीय जीवों में बहुत अच्छी स्थिति बनने लगती है। अब मान लीजिए कि अगर ये स्थिति नहीं बनी और ये पेरू की जलधारा तो आ रही है, लेकिन पेरू की जलधारा इस प्रभाव के चलते कमजोर पड़ जा रही है और यहां तापमान अधिक हो जा रहा है, समुद्र को बुखार आ जा रहा है। तापमान अधिक होना मतलब बुखार आना। पूरे विश्व में एक ही जगह पर यह कंडीशन बनती है, फीवर ऑफ ओशन कहते हैं इसे, बुखारहा जल हो जाता है यहां पर। तो यह कंडीशन क्यों बनी? क्योंकि यहां पर तापमान बढ़ गया। तो पूर्वी विषुवत रेखीय या पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागरीय जल का अप्रत्याशित रूप से गर्म हो जाना एल नीनो है, और मध्य व पश्चिमी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागरीय जल का अप्रत्याशित रूप से गर्म हो जाना, यानी कि एल नीनो की विपरीत स्थिति ला नीना है। ला नीना में सामान्य परिस्थिति से ज्यादा और चरम अवस्थाएं हो सकती हैं, तो वो ला नीना कहलाता है। सामान्य स्थिति तटस्थ स्थिति है, और चरम रूप से पूर्वी क्षेत्र का तापमान बढ़ जाना एल नीनो की स्थिति है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में तो आया होगा। अब थोड़ा सा थ्योरी पर बात कर लेते हैं। आप कहेंगे कि साहब आपने इतना सब तो समझा दिया लेकिन थ्योरी की बात नहीं करी, तो मैं यहां पर आपको थ्योरी बता देता हूं जो आपको पेपर में लिखने में बहुत काम आएगी। क्या है एल नीनो, ला नीना क्या है? हमने पहले बात करी थी क्या है, क्यों है, कैसे है, प्रभाव क्या है। एल नीनो एवं ला नीना जटिल मौसमी घटनाएं हैं, जटिल मौसमी घटनाएं हैं जो जलवायु और महासागरीय दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सागरीय जल के तापमान में भिन्नता के कारण, सागरीय जल के तापमान में भिन्नता मतलब एक जगह का तापमान बढ़ा, एक जगह का तापमान कम हुआ, एक जगह का बढ़ा, एक जगह का कम हुआ, ये दोलन होता रहेगा। ये दोलन होता रहेगा तो एनसो की स्थिति एल नीनो सदन ओसिलेशन कंडीशन बनी रहेगी, भिन्नता के कारण घटित होती है। एल नीनो दक्षिणी दोलन एनसो चक्र की दो विपरीत अवस्थाएं हैं। मैंने अभी बताया था एनसो, फिर से बता रहा हूं, अर्थात एल नीनो सदन
ओसिलेशन। प्रारंभिक परीक्षा में इस टॉपिक से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। एक या दो प्रश्न बनेंगे, सामान्य प्रश्न बनेंगे। अगर आपका इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसके संबंधित में एक दो प्रश्न जो बनेंगे वो बिल्कुल आप करके आ पाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और मुख्य परीक्षा के लिए हम अलग से वीडियोस लाएंगे, तो उन मुख्य परीक्षा के वीडियोस में आपको इन टॉपिक्स को और अच्छे से और कैसे लिखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। अल नीनो और ला नीना की घटनाएं सामान्यतः 9 से 11 महीने तक चलती रहती हैं। ये 9 से 11 महीने तक घटित होती रह सकती हैं। कभी कभी ये अप्रत्याशित रूप से 2 साल 3 साल तक बन सकती हैं कंडीशन। अब ला नीना आ रहा है तो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के एक विस्तृत क्षेत्र में सतही जल के 3 से 7 वर्षों तक, या ध्यान दीजिएगा 3 से 7 वर्षों तक की अवधि में 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ठंडा होता है। ये दोलन की स्थिति बनी रहती है। अभी हम एंसो की बात कर रहे हैं, दोनों को। एंसो में एल नीनो, ला नीना और तटस्थ तीनों कंडीशन आएंगी। एल नीनो, ला नीना और तटस्थ एंसो। एंसो के 3 चरण। पहला चरण एल नीनो चरण, दूसरा चरण ला नीना चरण, तीसरा चरण तटस्थ चरण। तो यहां पर उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के एक विस्तृत क्षेत्र में सतही जल के 3 से 7 वर्षों तक की अवधि में 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म या ठंडा होना एंसो को परिलक्षित करता है, एंसो को बताता है। गर्म और ठंडा होने की इस प्रवृत्ति को दोलन के रूप में देखा जाता है, या एक ओसिलेशन के रूप में आना जाना, रवानगी में बना रहना, इस रूप में देखा जाता है। इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा के वितरण, अभी हमने देखा वर्षा के वितरण पर प्रभाव पड़ रहा है, पर सीधा प्रभाव पड़ता है। साथ ही दुनिया के अन्य क्षेत्रों में मौसम भी प्रभावित होता है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों से तात्पर्य केवल भारत या इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश नहीं है। यूरोप, कनाडा, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका का पूर्वी भाग, अफ्रीका का पश्चिमी भाग, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवात, प्रशांत महासागर में उठने वाले चक्रवात, हिंद महासागरीय जल का तापमान, सब के सब इससे प्रभावित होते हैं। एंसो चक्र में 2 चरम चरण होते हैं, एल नीनो का चरण और ला नीना का चरण। तीसरे चरण के बीच में एंसो प्रभाव को तटस्थ माना जाता है। इन दोनों के बीच का जो चरण है जिसमें सामान्य परिस्थिति बन गई, वो तीसरा चरण होता है। अब पहला क्या है? एल नीनो। नीनो। अब क्या हुआ भैया, यहां पर एक छोटी सी एक ध्यान दीजिएगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होगा तो स्वाभाविक सी बात है, पृथ्वी के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी गोलार्ध वाला क्षेत्र जो है उसमें क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। अब जब तापमान वहां पर बढ़ जाएगा तो यहां गर्मी का प्रभाव होगा इस क्षेत्र में, है ना। 25 दिसंबर को क्या होता है? 25 दिसंबर को होता है साहब क्रिसमस डे। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस मनाया जाता है। तो 22-25 वही वाला क्षेत्र, वही अवधि हो गई। तो यहां पर पेरू में और ये चिली वाला जो क्षेत्र है, यहां पर लैटिन भाषी लोग जो थे, जिसमें स्पेनिश भाषा ज्यादा चलती थी, उन्होंने इस जो स्थिति थी 16वीं शताब्दी के आसपास, इसके बारे में लोगों को पता चलना प्रारंभ हुआ था, इस स्थिति को कि यहां पर अप्रत्याशित रूप से जल का तापमान बढ़ रहा है, जो हमारे मछली के उत्पादन पर प्रभाव डाल रहा है। क्यों भैया? मछली के उत्पादन पर क्यों? क्योंकि जल का तापमान जब बढ़ जाएगा और नीचे से जब अपवेलिंग हो रही है, जल की अपवेलिंग होना मतलब जल का उद्वेलन होना, जल ऊपर आना,
नीचे का ऊपर का गर्म जल अगर नहीं हट रहा है और गर्म जल और बढ़ता जा रहा है तो नीचे का ठंडा जल क्या होगा, वापस अपनी स्थिति में नहीं आ पाएगा, जिससे नीचे की जो प्लैंकटन समुदाय हैं वो प्लैंकटन समुदाय यहां पर पनप नहीं पाएंगे। प्लैंकटन मतलब होता है जलोत्प्लावक, जिनमें जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन दोनों हो सकते हैं, जंतु प्लवक और पादप प्लवक दोनों हो सकते हैं। और ये प्लवक जंतु प्लवक हो या पादप प्लवक हो, दोनों ही मछलियों के लिए पोषक तत्व होते हैं, मछलियां इन्हीं को खाती हैं। और जहां पर ये ज्यादा होंगे वहां पर मछलियां ज्यादा होंगी। अब जब ये फाइटोप्लैंकटन्स यहां पर नहीं है या जू प्लैंकटन्स यहां पर नहीं है, और या तो या मर गए गर्म जल के कारण, या ये गर्म जल के कारण अपनी जगह छोड़कर चले गए, तो यहां मछलियों को पोषण मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई क्यों रहेगा वहां पर? मछलियां वहां से चली जाएंगी। जब मछलियां चली जाएंगी तो यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, मत्स्य उत्पादन प्रभावित होगा। अब मत्स्य उत्पादन प्रभावित हुआ तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ की स्थिति सुधारो। और प्रभु के नाम पर कौन याद आया? ईसा मसीह। अब चूंकि ईसा मसीह का जन्म कब होता है? 25 दिसंबर को। तो स्पेनिश भाषा में एल नीनो शब्द जो लिया गया उसका मतलब होता है छोटा बच्चा या बालक, क्राइस्ट या शिशु क्राइस्ट या चाइल्ड क्राइस्ट। तो एल नीनो एनसो का एक गर्म चरण है जो कि स्पेनिश भाषा से लिया गया शब्द है, और इस स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ निकलता है चाइल्ड क्राइस्ट या शिशु यीशु या बालक यीशु या छोटा बच्चा। इस चरण के मध्य और पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, जिस कारण समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अभी बताया था तापमान बढ़ा, दाब कम हुआ, तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो गया। फलस्वरूप इस क्षेत्र में बादल निर्माण होते हैं, संघनन की प्रक्रिया बढ़ गई, बादल निर्माण हुए, और बादल निर्माण हुए तो बारिश हुई, लेकिन बारिश कैसी हुई? नॉर्मल बारिश से ज्यादा हो गई, जिसे हमने कह दिया हैवी रेनफॉल या अतिवृष्टि, बाढ़ आ गई। वरदान तो मिला, लेकिन वरदान अब संभल ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि हो गई। जबकि पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाती है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र मतलब हमारा ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र, जिसके कारण भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के मानसून पर एल नीनो घटना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमारे यहां प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा साहब? हमारे यहां सूखे की स्थिति बन जाएगी। आशा करता हूं एल नीनो आया होगा समझ में। अब कंडीशन बनी क्या कि साहब ला नीना की कंडीशन दूसरी। तो ये क्या है? ठंडा चरण है, अभी बताया था। एल नीनो के विपरीत ला नीना एनसो का ठंडा चरण है, जो कि स्पेनिश भाषा का शब्द है, ये भी स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका मतलब आमतौर पर बताया जाता है छोटी लड़की, लेकिन इसके अलावा इसे अल विएको के नाम से भी जाना गया है। अल विएको शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? पीएससी में प्रश्न बन गया तो अल विएको ला नीना के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटी एल नीनो भी इसे कहते हैं, या एक कोल्ड करंट या कोल्ड या शीत घटना भी इसे कहते हैं, क्योंकि यह ठंडा प्रचरण है। ला नीना के दौरान पूर्व और मध्य प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान औसत से कम रहता है। अभी बताया था वहां बढ़ रहा था, अब ला नीना के चरण में यहां मध्य और इस क्षेत्र में तापमान औसत से कम हो गया, यहां बन गई हाई प्रेशर की कंडीशन, और ये जल जो है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पहुंचा, यहां बन गई लो प्रेशर की कंडीशन। तो हमारे लिए ला नीना थोड़ा प्रभावशाली रहा, प्रतिकूल की जगह अनुकूल प्रभाव डालने वाला रहा। इसके कारण पूर्व और मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण वर्षा इस क्षेत्र में कम होती है। ला नीना के कारण समुद्री सतह का तापमान अत्यंत कम हो जाने से विश्व का तापमान औसत से काफी कम होने लगता है। कहते हैं कि हमारे यहां ला नीना के प्रभाव से ठंड का प्रभाव बढ़ जाता है, एल नीनो के प्रभाव से गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, और ला नीना के प्रभाव से ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। ला नीना से प्रायः उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा, उत्तर पश्चिम में मौसम ठंडा, उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला क्षेत्र,
और दक्षिण पूर्व में मौसम गर्म होता है। दक्षिण पूर्व में मौसम गर्म होता है। भारत में लानीना चरण में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो उम्मीद करता हूं कि एल नीनो और लानीना और एंसो के ये चरण आपको कहीं ना कहीं समझ में आए होंगे। हो सकता है वो आगे आगे जाकर इससे संबंधित जो प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उसका भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। आशा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। इस वीडियो पर आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या फीडबैक है, कृपा करिए जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।